नमस्कार मित्रों, मैं नागेंद्र सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रासायनिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य के गुण, अवस्था, क्रिया, प्रतिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान। मित्रों, मैंने जब आपको परिभाषा बताई तब एक शब्द यूज करा, द्रव्य। इस शब्द में हमेशा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन आज दूर कर लेता हूं। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ और द्रव का अर्थ होता है तरल, जो भी लिक्विड होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव में डिफरेंट होता है। ठीक है, हमने बताया था आपको विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ की अवस्था, गुण, प्रतिक्रिया, क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया का जहां अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? रासायनिक विज्ञान। देखिएगा, रासायनिक विज्ञान जो है वो केमिया शब्द से मिलकर बना है। केमिया शब्द से बना है, जो मिस्र का शब्द है। जो कहां का शब्द है? मिस्र से लिया गया है। मिस्र का शब्द है जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। देखिएगा, रसायन विज्ञान कहां से लिया गया हुआ है? कीमिया शब्द से, जो मिस्र का शब्द है, मिस्र द्वारा दिया गया है और जिसका अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं वह है लेवासिए। लेवासिए जी को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। देखिएगा, अपन इसमें पदार्थ के, द्रव्य के गुण, अवस्था आदि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, रासायनिक विज्ञान का दैनिक जीवन में अगर उपयोग देखा जाए तो मित्रों, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका जो धागा होगा वो भी रसायन विज्ञान का एक पार्ट है। इसमें जो डाई होगी, डाई अर्थात उसमें जो एक कलरिंग होता है, जो आपके कपड़े में कलरिंग होता है, उसको भी, वो भी एक रसायन विज्ञान का पार्ट है। ठीक है जी, आपने सोने चांदी की कोई चीज पहनी है, वो भी रसायन विज्ञान का एक पार्ट है। देखिएगा मित्रों, रसायन विज्ञान में अपन सबसे पहले शुरू करते हैं परमाणु। मैं आपको परमाणु, उसकी अवस्था, स्ट्रक्चर, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिएगा, परमाणु, परमाणु जो होता है वो एटॉम, क्या कहते हैं इसको? एटॉम। एटॉम जो शब्द बना है वो एटोमिया, किससे बना हुआ है? एटोमिया, जिसका अर्थ होता है अनकटेबल। अनकटेबल या अविभाज्य। अविभाज्य अर्थात पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह अविभाज्य कण उपस्थित हो जाता है, या पदार्थ की वह अंतिम अवस्था जिसका विभाजन संभव ना हो, वह क्या कहलाता है? परमाणु। अर्थात इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, परमाणु जो होता है वो पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण है। मित्रों, इस लाइन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा। परमाणु जो होता है वह अविभाज्य कण है, पदार्थ का अविभाज्य कण है। और इसके साथ अगर हाई लेवल में देखे जाए तो यह अस्वतंत्र कण है। हमेशा याद रखना, अविभाज्य के साथ अस्वतंत्र कण भी है, क्योंकि स्वतंत्र अगर कण दे दिया या स्पेशल अगर आपको लाइन दे दी क्वेश्चन में कि स्वतंत्र कण सबसे छोटा कण कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अणु। बट अगर सीधा पूछा जाए तो आप सीधा क्या करोगे? परमाणु। अगर स्पेशल लाइन दे दी तो आपको अणु करना है। देखिएगा, परमाणु जो शब्द है उसको सबसे पहले आज की किताबों में, एनसीईआरटी में और गाइडों में आपको डाल्टन का नाम मिलेगा, परंतु सच्चाई ये है, आज से 2800 वर्ष पूर्व, आज से 2800 वर्ष पूर्व एवं ईसा से 800 वर्ष पूर्व, ईसा से 800 वर्ष पूर्व
भारतीय वैज्ञानिक कह सकते हैं या भारतीय साधु ऋषि कणाद, कौन थे मित्रों? ऋषि कणाद, ऋषि कणाद। इन्होंने परम अणु के नाम से एक शब्द दिया था। किसके नाम से? परम अणु के नाम से, जो क्या है? परमाणु। देखिएगा, आज तक के तथ्यों में देखा जाए कि भारतीय वैज्ञानिक पुराने समय में, प्राचीन समय में, देखो 2800 वर्ष पूर्व की बात है, तब भी भारतीय ऋषि एक वैज्ञानिक का काम करते थे, एक वैज्ञानिक खोज थी, लेकिन उनके पास उपयुक्त साधन नहीं थे, उपयुक्त उन्होंने कहीं लिखा नहीं। आजकल आप सभी को पता है कि जब तक अपन कोई चीज या कोई बात स्टाम्प पे लिख के ना दे देते, तब तक वो साबित नहीं होती, और उसे कोर्ट भी नहीं मानता है और कोई इंसान भी उसको नहीं मानता है। लेकिन अगर वही चीज अपन इसको स्टाम्प पे लिख के दे दे, पेंट करके दे दे, तो अपन को वो क्या होगी? वो चीज मान्य हो जाएगी। बट ऋषि कणाद तब ये चीज नहीं लिख पाए, इसीलिए आजकल की गाइडों में अपन सर जॉन डाल्टन का नाम सुनते हैं, परंतु वास्तविकता ये थी कि ऋषि कणाद ने ये शब्द आज से 2800 वर्ष पूर्व ही दे चुके थे। उन्होंने तब बताया कि जो परमाणु जो होता है वह अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण है, एवं दूसरा उन्होंने ये था अविनाश या अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसे अपन नष्ट ना कर सके, अंतिम अवस्था। देखिए, अविभाज्य जो एटॉमिक है, अनकटेबल, वो तो लास्ट अवस्था आ गई जिसको अपन विभाज्य, आगे से आगे उसका गुणनखंडन अपन कर ही नहीं सकते। परंतु अविनाशी जिसे अपन कभी नष्ट भी नहीं कर सकते। परमाणु वह अवस्था है, कण की वह अवस्था है जिसे अपन नष्ट कर ही नहीं सकते, वह उसका कहीं ना कहीं अंश तो बचा रहेगा। वो क्या हो गया? अविनाशी शब्द भी किसने दिया? ऋषि कणाद ने दिया। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने परमाणु के बारे में वही बताया, अविभाज्य है, अविनाशी है, अस्वतंत्र रूप में रहता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में काम करता है। लेकिन इनके पास पक्के सबूत नहीं थे और ये कहीं लिख ना सके, इसलिए इस बात को अपनी गाइडें अमान्य करती है और इनका नाम अधिकतर आपको कहीं भी सुनाई नहीं देता है। परंतु वास्तविकता यही है कि ऋषि कणाद ने 2800 वर्ष पूर्व यह शब्द दे दिया था। देखिएगा, मैं बार बार आपको एक ही शब्द का उल्लेख कर रहा हूं, अविभाज्य। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु टॉपिक के लिए, यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ऋषि कणाद की बात तो अपन मानते नहीं है, तो ये फिर दिया किसने? तो सेकंड नंबर पे आते हैं सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु के बारे में व्याख्या करी। मित्रों, इन्होंने भी वही बातें बताई जो ऋषि कणाद ने बताई थी, सेम टू सेम टू कॉपी है, वही बात है। परंतु ऋषि कणाद लिख नहीं पाए थे, उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, इसलिए वो बात अपन नहीं मानते हैं और सर जॉन डाल्टन की अपन बात मानते हैं। आजकल के गाइडों में हर जगह सर जॉन डाल्टन का ही चलता है नाम, और आपको भी अगर परीक्षा में आ जाता है तो जॉन डाल्टन का ही नाम लिखना है, वहीं पे आपको ये राइट करना है। देखिएगा, इन्होंने जो भी बताया वही, परमाणु अविभाज्य कण है, दूसरा अविनाशी कण है, तीसरा यह अस्वतंत्र रूप में रहता, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, यह कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होगा, किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सिंगल वो रह ही नहीं सकता, स्वतंत्र वो रह ही नहीं सकता। इस सभी बातों को अपन ने क्या कह दिया? नंबर फर्स्ट नाम दिया उसको परमाणुवाद, या अपन इसे डाल्टनवाद। क्या कहते हैं मित्रों? या तो परमाणुवाद या डाल्टनवाद। अगर सीधा एग्जाम में आ गया कि जॉन डाल्टन का परमाणुवाद निम्न कथनों में से कौन सा है कि परमाणु अविभाज्य है, विभाज्य है, स्वतंत्र है, इस टाइप से कोई भी आपको चार
विकल्प दे देगा जिसमें से आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ अपन को याद रखना अविभाज्य। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आजकल क्वेश्चनों का पैटर्न जरा चेंज ही आता है, कुछ हाई लेवल का ही जोड़ के आपको देते हैं, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, पहला अविभाज्य, दूसरा अविनाशी, तीसरा स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, चौथा यह हमेशा किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा हमेशा। ठीक है जी। तीसरा, अगर देखा जाए सर जॉन डाल्टन ने बताया कि जो भी तत्व है या परमाणु का कोई भी एलिमेंट है, उसके गुण आकार हमेशा सदैव समान ही रहेंगे, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भी भिन्न भिन्न रहेंगे। क्या कहा सर ने? अपन क्रम वाइज में आपको लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट भी कर लीजिएगा आप अच्छे से। देखिएगा, फर्स्ट डाल्टनवाद में क्या दे दिया कि अविभाज्य कण इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, अविनाशी मतलब इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तत्वों के सभी परमाणु के गुण समान होते हैं, गुण क्या होंगे? समान होंगे। चौथी बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुण भी क्या होंगे? भिन्न होंगे। देखिएगा, कोई अगर एलिमेंट है, अपन ले लेते हैं Cl, इसके जितने भी परमाणु हैं उनके जो गुण आकार ये सदैव क्या रहेगा? समान। परंतु अगर आपने तो कोई दो ले लिया NaCl, इनमें क्या होगा? इन दोनों के तत्व, इसके परमाणु का गुण और इसके परमाणु का गुण, दोनों के गुण अलग अलग होंगे, सदैव भिन्न होंगे। यह सब किसने कहा? सर जॉन डाल्टन ने। देखिएगा, ये IMP है, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर जॉन डाल्टन ने बताया, जो ऋषि कनादे ने बताया था सेम टू सेम उसी का कॉपी किया, पर बताया क्या क्या? जो परमाणु है वो हमेशा अविभाज्य कणों से बना हुआ है, पदार्थ का अंतिम कण क्या होगा? वो अविभाज्य होगा, वो क्या कहलाएगा? परमाणु। दूसरा, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा, तत्व के सभी परमाणु के गुण समान होंगे। एक तत्व के सभी परमाणु के गुण समान होंगे, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणुओं के अलग अलग गुण होते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिएगा, परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने भी प्रक्षेपण किया, उन्होंने भी नियम दिए हैं। ठीक है, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप समझिए परमाणु का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, परमाणु के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक होता है नाभिक या केंद्रक। क्या कह सकते हैं अपन इसको? केंद्रक। केंद्रक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्रक में क्या होता है मित्रों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। देखिएगा, केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में आप ई स्क्वायर कर सकते हैं माइनस में, के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। याद रखना, इनकी गति को हमेशा वृत्तीय गति कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, वृत्तीय गति, गोल 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 जो घूमते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? वृत्तीय गति। ठीक है जी। केंद्रक
परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, इसके मध्य में एक केंद्रक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। मित्रों याद रखना, दूसरा, अगर परमाणु के न्यूक्लियस देखा जाए या परमाणु के कितने भाग होते हैं या फिर अंदर क्या क्या होता है वो देखा जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होंगे, परंतु केंद्रक के भाग में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ये जो होते हैं वो धनायन या धनात्मक, हमेशा याद रखना, ये जो होते हैं वो धनात्मक और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा, यहां लिख देता हूं मैं, ऋणात्मक। क्या होते हैं मित्रों? ऋणात्मक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा धनात्मक, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सम्मिलित रूप में इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। हमेशा याद रखना, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का जो योग होता है इसको सीधा सीधा क्या कह सकते हैं अपन? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, पर द्रव्यमान संख्या तो होगा ही सही, यह अलग बात है, लेकिन इन दोनों के सम्मिलित रूप को जो यहां पे एकत्रित होते हैं इनको क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है मित्रों, दूसरी बात बता दूं मैं आपको, देखिएगा, अगर कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, इसमें अपन परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को दर्शाते कैसे हैं? देखिएगा, x मान लिया कोई भी अपना तत्व है, x क्या मान लेंगे? कोई भी अपन तत्व। ठीक है जी, और यहां पे होगा परमाणु क्रमांक और यहां होगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं। इसे अपन डिनोट करेंगे Z से, इसे अपन दर्शाएंगे A से। देखिए, आगे मैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार ये पूरा नहीं लिखूंगा, A और Z से ही दर्शाऊंगा। ठीक है जी, आपको भी यही याद रखना है, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं, इस पे सवाल आएंगे, तब आप शॉर्ट में इसका सूत्र याद रख पाएंगे। ठीक है जी, ये कोई भी एक तत्व हो जाएगा जिसका एलिमेंट परमाणु क्रमांक और ऊपर जो होगा वो द्रव्यमान संख्या। जैसे कि अपन देख लेते हैं कार्बन का C6, परमाणु जो द्रव्यमान है वो 2Ls का। ये जो हो गया वो तो हो गया परमाणु क्रमांक, क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। मित्रों, एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो स्पेशल आप नोट डाल दो, इसको हाईलाइट कर दो। परमाणु क्रमांक जो होता है वो, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और द्रव्यमान संख्या जो होता है नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। देखिए कितनी सिंपल सी बात है कि परमाणु क्रमांक जो है उसका दूसरा रूप या ये किसके बराबर हो जाएगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन संख्या के। प्रोटॉन संख्या का, परमाणु के जो केंद्रक में उपस्थित होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होगा वही कहलाएगा आपका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। आप उलझेगा मत, इसको सीधा ये कर देते हैं P+N और ये होगा P, Z बराबर P। साधारण सी बात है, मैं इसको एक ही रूप में सारा दर्शा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रह जाएगा। देखिएगा, ये कोई भी एलिमेंट, ये परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान संख्या, इसको अपन Z से, इसको A से,
या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको क्या करेंगे, बराबर किसको हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। समझ में आ रहा है मित्रों? देखो इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है, अब देखिए इसको सीधा कन्वर्जेशन करिए। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, जिसे अपन ए से डिनोट करेंगे। अगर मैंने कभी कह दिया या एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको प्रोटॉन की संख्या दे रखी है और आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, या पहले अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक से। आपको प्रोटॉन की संख्या दे रखी है और आपको ज्ञात करना है परमाणु क्रमांक, तो आप ज्ञात कर पाओगे? सीधी सी बात है, अगर किसी का परमाणु क्रमांक 6 दे रखा है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? मित्रों अपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यदि मैंने दे दिया आपको कि द्रव्यमान संख्या जो है वो है 12, किसी भी एलिमेंट की, कार्बन की होती है, द्रव्यमान संख्या होगी आपकी 12, तो क्या आप इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं? या परमाणु क्रमांक भी मैंने दे दिया, ये पूरा एलिमेंट ही दे दिया C612, ठीक है जी, C612 दे दिया मैंने, ये पूरा एलिमेंट दे दिया। इसमें मैंने पूछ लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता दीजिए आप। देखिए सबसे आसान तरीका है, आपको मैं बता दूं, जो ए द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग है, और परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखिएगा क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कि जो भी है इससे न्यूट्रॉन की संख्या यहां से निकालनी है और परमाणु क्रमांक तो सीधा आपके पास उपस्थित है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी यहां पे 6, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 6। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन बाय टीपी कर देंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। ये सूत्र लिख दीजिएगा, न्यूट्रॉन ज्ञात करने का है। न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 12 - 6, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6। आप ये मत समझ लेना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, भाइयों ये अलग है। ये एलिमेंट ऐसा था, अगर मैं इसकी जगह सोडियम का ले लूं, अगर मैं सोडियम का ले लूं तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अब ट्राई कीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की संख्या माइनस जो भी परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भाइयों 12, ठीक है। ये अलग अलग होगा, आप ये मत समझ लेना कि न्यूट्रॉन की संख्या भी समान हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है ये सब? देखिए इसका सारे सूत्र हैं जो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, इससे अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, उदासीन, अगर कोई तत्व उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी। गौर करना इस बात पे, अगर कोई एलिमेंट उदासीन है, उदासीन का मतलब होता है जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक का कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है या कोई भी उस पर ऋणात्मक या धनात्मक आवेश नहीं लगा हुआ है, वह तत्व क्या होता है उदासीन। जब भी उदासीन अवस्था में होगा तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, ये याद रखना। और यही जो होगा वो परमाणु क्रमांक के भी बराबर होगा। अगर स्पेशल कोई कंडीशन दे दी उदासीन तत्व के लिए प्रोटॉन की संख्या यह है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, आप इससे सीधा निकाल सकते हैं। देखिएगा अपन एक निकालते हैं, समझिएगा इसको अच्छी तरह से। उदासीन, उदासीन, ठीक है, मतलब कह सकते हैं प्लस बराबर माइनस, जितने ऋणात्मक है उतने धनात्मक है, या जिस पे दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है
वो क्या हो जाएगा, उदासीन। ये तो यहां से यह सीधा कट जाएगा, तो नील बटे नील उड़ जाएगा, तो मतलब ये क्या होगी, उदासीन। अगर किसी संख्या में दे दिया आपको प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 6। अगर आपको परमाणु क्रमांक दे दिया 9, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। बट स्पेशल कंडीशन ये रहेगी, शर्त ये रहेगी, क्या रहेगी, तत्व क्या होना चाहिए, उदासीन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं चार्ज कैसे, आवेश कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पे। देखिएगा, जब ये परमाणु है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। याद रखना, प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक, धनावेश कर दीजिए, धनावेश। ठीक है, जिस पे प्लस का चार्ज होता है वो धनात्मक, जिस पे माइनस का चार्ज होता है वो क्या होगा, ऋणात्मक। देखिएगा, आपको एक स्टोरी बताता हूं। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने किसी को दान दे दिए या उसको दे दिए, आपने उसको त्याग कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसके पास क्या हो गया, धन ज्यादा हो जाएगा। जो धनी है वही तो दान करेगा, तो वो क्या होगा, प्लस, धनात्मक। अपने पास है और अपन ने दिया, क्या हो गया, धनात्मक। और अपन किसी और से ग्रहण करेंगे कि किसी और से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो अपन क्या हो गए, गरीब, अपने पास पैसे क्या है, कम, उसका क्या हो गया, ऋणात्मक। सीधा सीधा याद रखना है, जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वह धनात्मक होगा या प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। या तो धनात्मक होगा, भाई अगर यहां पे 5 है, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो धनात्मक तो बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो धनात्मक अवस्था बढ़ेगी या प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है जी, आ रहा है समझ में आपको, उम्मीद करता हूं अच्छा ही पढ़ाया है, आपको समझ में आएगा इसी। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने क्या बताया था, ऋषि कणाद के बारे में, उन्होंने भी अविभाज्य कण के बारे में बताया था। पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था क्या होती है, परमाणु, जो अविभाज्य होती है। दूसरा, सर जॉन डाल्टन के बारे में बताया था, उन्होंने जो उनका डाल्टनवाद का जो सिद्धांत दिया था, उसमें परमाणु अविभाज्य, अविनाशी, स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। चौथा, तत्व के अलग अलग परमाणु में उनके गुण भी अलग होते हैं, अलग तत्व होगा तो उनमें गुण भी असमान होंगे या फिर अलग होंगे। दूसरा, परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं जो धनात्मक होते हैं, बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणात्मक अवस्था में होते हैं। इन दोनों के कंबाइंड रूप को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और इन दोनों के कंबाइंड रूप को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा,